नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो बताने जा रहा हूँ ना, ये सुरेंद्र जी ने भेजा है। जब वो गार्ड का काम किया करते थे, साल था 2003 का। आज सुरेंद्र जी की उम्र लगभग 25-26 साल की रही होगी। तो हुआ क्या था उनके साथ में, आइए विस्तार से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं सुरेंद्र के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र है। मैं 25-26 साल का था और मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। जिस फैक्ट्री में अब मेरी नौकरी लगी थी ना, अब मेरे घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं थी। अब वहाँ का जो भी ज्योग्राफी था मैं अच्छी तरह समझता था। जिस फैक्ट्री में मैं काम कर रहा था, नाइट की ड्यूटी मेरी थी, वो फैक्ट्री अभी हाल फिलहाल में बनी थी, तभी मेरी नौकरी यहाँ लग पाई थी। लेकिन इस फैक्ट्री से पहले जो खाली जगह था ना, वहाँ पर कुछ झुग्गी लगा के अब गरीब लोग रहा करते थे। और जब फैक्ट्री वाले मालिक आए, उनको हटाने लगे, तो लोग हटे नहीं, क्योंकि वो सालों से रहते आए थे कि बाबू हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। अब अगर आप यहाँ से हटा दोगे तो हमारा गुजर बसर कैसे होगा। आखिरकार जो फैक्ट्री के मालिक थे, अब बड़ा ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। उनको भी समझ में आ गया कि हाँ, अब ये गरीब परिवार वाले हैं, अगर इनको मैं यहाँ से भगा देता हूँ तब ये बाकी बर्बाद हो जाएंगे, रोड पर कहाँ रहेंगे। मन ही मन उन्होंने फैसला कर लिया कि ना, ऐसे नहीं हटाएंगे, इनके लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा ताकि ये जहाँ भी जाए अब कोई चीज़ की कमी ना हो, आराम से उनका दाना पानी मिलता रहे। आखिरकार अपने मैनेजर से अब मिल करके और उनके लिए अब कुछ व्यवस्था किया, कुछ पैसे का बंदोबस्त किया और सबको एक रकम, बंधी बधाई रकम उनको दिया कि आप लोग अब इतना पैसा लीजिए और जहाँ भी जाइएगा आराम से रहिएगा। हाँ, जितना पैसा मैं दे रहा हूँ इसमें आपका साल भर का ज़्यादा ही गुजारा हो सकता है, और कभी दिक्कत और भी आए तो हमारे पास में आइएगा। अब एक तरह से जो फैक्ट्री के मालिक थे, बड़े ही दिलदार लोग थे, और उन्होंने सब मजदूरों को कन्विंस किया, समझाया कि तुम लोग अब जा जरूर रहे हो यहाँ से, अगर हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं होती, हमारी फैक्ट्री अगर यहाँ पर बननी नहीं होती तो मैं तुम लोग को हटाता भी नहीं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमने ये जो प्लॉट लिया था अपनी फैक्ट्री बनवाने के लिए, अब हमारा वक्त आ चुका है, तो मैं आप लोगों को भगा नहीं रहा हूँ। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर हमारे पास रहे, कहीं और जाकर रहिए, और साल भर का 1.5 साल का मैं आपको अब एक तरह से खर्चा वर्चा दे रहा हूँ। मजदूर का परिवार सब मान गए थे कि चलो एक बंधी बधाई रकम मिल रही है और हमारा गुजारा तो मज़े में हो जाएगा। अब हम यहाँ भी झुग्गी लगा के रहते हैं, कहीं और भी खाली जगह में रख लेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। वो लोग उस जगह का अब छोड़ के चले गए, लेकिन उसमें एक परिवार और था। परिवार था, अब उसमें 3 लोग रहते थे। एक नौजवान लड़का था और एक बूढ़ा और एक बूढ़ी। बूढ़ा बूढ़ी ज़्यादा बूढ़े नहीं थे, 50-60 के आसपास का लगभग थे। और उनका जो बेटा था ना, उस वक्त वहाँ पर नहीं था, वो कोई दूसरा शहर में गया था काम करने के लिए। वो बूढ़ा बहुत बेचैन थे कि कम से कम अब मेरा बेटा आ जाए तब हम चलेंगे, लेकिन जो वहाँ का मुखिया था कहने लगा, अरे जहाँ रहेंगे वहाँ तुम्हारा बेटा भी आ जाएगा, हम लोग कौन सा दूर जा रहे हैं, अब इस जगह छोड़ करके हम रोड को उस तरफ में खाली मैदान पड़ा हुआ, अपना झुग्गी लगा लेंगे, चलो वहीं तुम्हारा बेटा आ जाएगा। अब वो लोग बूढ़ा बूढ़ी चले गए, वहाँ पर उन्होंने झुग्गी उग्गी लगा के अपना रहन सहन अब शुरू कर दिया। जो लोग मजदूरी के काम करते थे अपना मजदूरी में लगे रहे, लेकिन जो बूढ़ा बूढ़ी के बेटा था ना, वो लौटा नहीं। काफ़ी वक्त हो गया, साल भर अब ज़्यादा ही वक्त गुजर गया, फैक्ट्री बन गई और फैक्ट्री अभी चालू नहीं हुई थी, अभी उसमें कुछ काम बाकी रह गया था, वो अब बीच बीच में रुक जाता था फिर स्टार्ट हो जाता था। और उसी टाइम मैं वहाँ पर ड्यूटी में आया था, मुझे वहाँ का सब कहानी पता था। हमें नाइट ड्यूटी में, अब गर्मी का टाइम था और मैं आराम से अपना कुर्सी डाल करके बाहर गेट के बाहर बैठा रहता था, जागता रहता था, ईमानदारी से अपनी पूरी ड्यूटी देता था। कई बार सिक्योरिटी वाले
आते थे भी चेक करने के लिए। अब मुझे जागता देख करके बड़ा खुश होते थे। कहते थे, सुरेंद्र तू एक ऐसा गार्ड है कि जब भी हम आते हैं तुम जागते हुए मिलते हो, और नहीं तो सब सोए हुए मिलते हैं। गार्ड हो तो ऐसा। वो मेरी तारीफ करते थे। खैर मैं तारीफ से अब खुशी भी होती थी। कोई भी तारीफ करे तो इंसान को खुशी होती है। अब मैं अपना काम जो था बहुत ही ईमानदारी से निभा रहा था। मुझे याद है कि वो जो रात चल रही थी ना, काली रात थी, अमावस की रात आने वाली थी, अभी आई नहीं थी। अब हम अपना रोज की तरह रात के करीब अब 11 बज रहा था, कुर्सी डाल करके अब बाहर में बैठे थे। अब हवा का इंतज़ार कर रहे थे, ठंडी हवा है। अब ऐसे ही अब रात हमारा निकलता था। कभी घूम करके मैं इधर उधर टहलता था और कभी अपने कुर्सी पर आके बैठ जाता था। जब मैं अपने कुर्सी पर आके बैठा ना, एक नौजवान लड़का अब हमारे तरफ आ रहा था, रोड साइड से सीधा चलता हुआ। मैं समझा कि अरे अब इस जगह पर रात को अब कोई आना जाना था नहीं, फैक्ट्री भी चालू नहीं हुई थी और हमारी फैक्ट्री की तरफ आ रहा था। मैं देखकर थोड़ा हैरान हो गया, कहीं ये कोई कंपनी का बंदा तो नहीं चेक करने आ रहा है। खैर मैं तो हमेशा जागता रहता था, मुझे कोई डर था नहीं। जब वो पास आया ना तो मैं देखा, अरे ये कंपनी का लोग तो नहीं है, ये तो कोई साधारण सा युवक लग रहा था, बिना ड्रेस का और साधारण सा कपड़ा पहने हुए, मैला कुचेला, और सर पर पट्टी भी बंधी हुई थी, जैसे उसको चोट लगा है। वो आया और हमसे कुछ दूरी बना करके अब वो खड़ा हो गया था। अब चारों तरफ देख रहा है, फैक्ट्री को देख रहा है और कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है। मुझसे बात नहीं कर रहा है। जब मैं कुछ देर हो गया उसको इस तरह फैक्ट्री तरफ निहारते हुए, इधर उधर देखते हुए, तो मेरे से रहा नहीं गया, मेरे से रहा नहीं गया। मैं इस नौजवान को बुलाया, अरे भाई सुनो इधर, सुनो इधर। वो नौजवान जब मेरी आवाज़ सुना ना तो थोड़ा सा और पीछे हट गया, डर सा गया था। तब मैं कहना, अरे डरो मत, डरो मत, इधर आ जाओ, इधर आओ, तुमसे बात करनी है। वो डरते डरते कहूँ ना कि हमारे पास में आया, हाँ कुछ कदम की दूरी पर आके खड़ा हो गया। मैं उसका हुलिया देखने लगा तो मुझे मजदूरी लग रहा था। सर पर ताज़ा ताज़ा चोट का निशान, पट्टी बंधी हुई, जैसे कहीं इसका एक्सीडेंट हो गया है। अब मैं उसके हालात देख करके सोचने लगा कि ये नौजवान वास्तव में अब किसी एक्सीडेंट का शिकार हुआ पड़ा है और इतने तकलीफ में भी यहाँ पर क्यों आया है। मैं पूछने लगा कि हाँ भाई, यहाँ क्या देख रहे हो आप? रात हो चुकी है भाई, आधी रात हो चुकी है, यहाँ क्या देखने के लिए आए हो? नौजवान कुछ बोल नहीं रहा था, बस मेरे को देख रहा था, कभी फैक्ट्री को, कभी इधर कभी उधर। अब फिर बिना कुछ बोले हुए फिर जिधर से आया था ना, अब एक तेज कदमों से दौड़ते हुए निकल गया। देखते ही देखते मेरे आंखों के आगे से गायब हो चुका था। मैं उस नौजवान के बारे में सोचता रहा कि आखिर कौन था वो, इतनी रात को यहाँ आकर के घायल अवस्था में, अब फिर क्या देख रहा था, क्या समझने की कोशिश कर रहा था। मेरी नज़र में तो वो चोर उचक्का ही लग रहा था, जैसा उसका हुलिया था, गरीब परिवार से था। मुझे लगा कि कोई लोहा लंगड़ चोरी करने आया होगा। चलो अच्छा हुआ भाग गया। मैंने राहत का सांस लिया। अब दूसरा दिन हुआ, सेम टाइम वही था। हाँ, वही नौजवान फिर रोड के साइड से आता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे अब फिर अचानक तेज चलता हुआ अब हमारे से कुछ दूरी बना करके खड़ा हो गया। देखने लगा हमारी फैक्ट्री को। जैसे मैंने उसको देखा, हमें कहने लगा, तुम कल वाले हो ना? अरे इधर आओ दोस्त, इधर आओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, आओ आओ, तुमसे बात करनी है। लेकिन वो मेरी तरफ देखा और फिर उल्टे पैर वापस रोड की तरफ। मैं दौड़ना चाहा, लेकिन ना जाने मुझे क्या हुआ कि नहीं, छोड़ो, भाग रहा, भागने दो। लेकिन ये है कौन? कल भी आया था, आज भी आया है। मैं अब बिल्कुल यकीन कर चुका था कि ये चोर है और अपना चोरी करने के टोह में आया हुआ है। उसको लगा होगा कि आज चौकीदार कहीं सोया होगा तो मैं फैक्ट्री में घुस जाऊंगा और जो भी लोहा लंगड़ उठा करके निकल जाऊंगा। मैं यही समझा था। तीसरा दिन सेम टाइम को, रात को, मैं जब कुर्सी पर बैठा हुआ था तभी वो फिर आता हुआ दिखा। इस बार मैं अब आर पार के मूड में था कि आज इसको पकड़ूंगा और छोड़ूंगा नहीं जब तक ये कुछ नहीं बताएगा, कौन है, यहाँ क्यों आ रहा है
आखिर यहाँ आने का उसका मकसद क्या है। जब वो आकर के मेरे सामने कुछ दूरी पर खड़ा हो गया, तब मैंने उठकर कुर्सी से खड़ा हो गया। अब मैं कुछ बोला नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे अब उसके पास चला गया। जब पास गया ना, तो उसके शरीर से बदबू आ रहा था, एकदम सड़न की बदबू। जैसे मांस सड़ जाता है ना, ऐसे ही बदबू उसके शरीर से फूट रहा था। अब मैं जब ध्यान से देखा ना, उसकी घावों में से जिसे ताज़ा था, और वो घावों में से कुछ पस सा निकल रहा था। उसके चेहरे पर टप टप टपक रहा था। मैं थोड़ा सा अब अलग किस्म के इंसान था, साफ सफाई वाले। उसकी ये हालत देख करके मैं थोड़ा दूरी बना लिया, लेकिन मन में विचार वही था कि आखिर नौजवान कौन है और यहाँ पर क्यों आ रहा है। 3 दिन से मैं देख रहा हूँ। तब मैंने उसको बोला, भाई अब अपने बारे में कुछ बताओ कि तुम हो कौन और यहाँ पर क्यों आ रहे हो। तुम 3 दिन से मैं देख रहा हूँ और तुम बिना कुछ बताए हुए अब वापस चले जाते हो दौड़ते हुए। बात क्या है दोस्त। मैं बड़े प्यार से उसको हैंडल करने लगा था, और तब वो कुछ नहीं बोला, मेरी तरफ देख रहा था। मैंने बोला, दोस्त आओ पानी पियोगे। आइए, तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी है। ये घाव तो बिल्कुल ताज़ा लगता है दोस्त, इसको इलाज कराओ, नहीं तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। मेरी मीठी मीठी बात सुनकर को प्रभावित हुआ, डरा नहीं हुआ। कहने लगा कि पानी पिला दो क्या। मैंने बोला, हाँ दोस्त, मैं आपको पानी ज़रूर पिलाऊंगा। हाँ, फिर मैं अपने केबिन में गया, अपना बोतल उठा के लाया। हाँ, मैं डरा नहीं, उसके पास पहुंच गया। बदबू ज़रूर आ रही थी, लेकिन मैं समझा कि यार इतना घायल है, अब इतना तो मदद करना ही चाहिए। मैं उसको पानी की बोतल दे दिया। पानी के बोतल गटागट वो पूरा का पूरा बोतल पी चुका था। तब मैंने से पूछा, दोस्त बात क्या है। तुम यहाँ 3 दिन से आ रहे हो, कोई ना कोई तो बात होगी। तुम कौन हो, अपने बारे में कुछ बताओ, और हो सकता है कि मैं आपकी मदद करूं। तब वो फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस फैक्ट्री की तरफ देखने लगा। आप कुछ बोल नहीं रहा था। लगातार उसकी जो निगाहें थी ना, इधर से उधर घूम रही थी, जैसे वो ढूंढने की तलाश कर रहा हो, किसी की तलाश कर रहा हो। आखिरकार वो लौटने लगा। मैं उसको रोकने लगा कि अरे दोस्त, अब हमें दुश्मन मत समझो, मैं आपका दोस्त ही हूँ। जो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मुझे कुछ बताओ। तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो, बात क्या दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पक्का यकीन दिलाता हूँ। वो रुक गया, लेकिन वो आ नहीं रहा था। मैं ही उसके पास चल के गया कि दोस्त देखो, अभी हमारे पास तो भोजन है नहीं, भोजन तो मैं पहले कर चुका हूँ, अब इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब पानी के अलावा हमारे पास में कुछ नहीं है। अब मैं तुम्हारी हालत देख करके मुझे तरस आ रही है, तो बताओ तुम्हारे साथ में ये सब क्या हुआ है, चोट कैसी लगी, अब फिर तुम यहाँ पर किसकी तलाश कर रहे हो। तब वो थोड़ा शांत हुआ। अब फिर धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगा। अपनी आंखें मेरी आंखों में अब एक तरह से डाल दिया था। उसकी आंखें देख करके अब मेरे बदन में झुरझुराहट सी होने लगी। ऐसा कभी मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ था। मैं उस वक्त तो समझ नहीं पाया। अब फिर मैं वही मीठी बातें बोल करके उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि बताओ दोस्त, यहाँ पर क्यों आए हो, क्या ढूंढ रहे हो, किसकी तलाश कर रहे हो। अतः वो धीरे से कहा कि भाई साहब, मुझे लग रहा है कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। मैंने बोला कि कौन सी जगह की तलाश है तुम्हें, कहाँ जाना चाहते थे। तब वो धीरे से कहने लगा, भाई साहब मेरे माँ बाप इसी साइड में कहीं हम रहते थे, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। ना तो झोपड़ी नज़र आ रही है, ना और लोग नज़र आ रहे हैं। मैं गलत जगह पर आ गया हूँ, वो जगह मुझे मिल ही नहीं रहा है। मैं बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुछ समझ पाया था, कुछ नहीं समझ पाया था, लेकिन मैं अब उससे बात करने का भरपूर कोशिश कर रहा था। अब मैं पूछने लगा कि किसकी तलाश है तुम्हें, कौन है लोग, कौन है तुम्हारा माता पिता। तब वो धीरे धीरे बताने लगा कि देखिए, मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम इसी एरिया में झुग्गी में रहते थे। मेरे माँ बाप और भी लोग रहते थे झुग्गी लगा करके। अब मैं अपने काम से बाहर अब दूसरे शहर में चला गया था, ताकि मैं अपने परिवार को पेट पाल सकूं। यहाँ जो मेरा काम था ना, छूट चुका था। तब मेरे एक दोस्त ने मुझे दूसरे शहर में बुलाया था कि हाँ आजा, पैसा भी ज़्यादा मिलेगा और काम भी बढ़िया है। मैं अपने माँ बाप को छोड़ कर के
अब दूसरे शहर में चला गया था। मैं अपने माँ बाप को बोला था कि जब लौटूंगा ना तो बहुत पैसा होगा मेरे पास में, फिर हम लोग अब दुख से नहीं रहेंगे, सुखी से रहेंगे। मैं उनको यकीन दिला के गया था कि जब मैं लौटूंगा ना तो ढेर सारा पैसा होगा, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। और इसके बाद मैं अपने दूसरे शहर पर चला गया था काम में। लेकिन अचानक मैं रोड पार कर रहा था ना, इतना मुझे ध्यान है, आज जल्दीबाजी में था, सैलरी मिली हुई थी। अब मैं बहुत खुश था। वो सैलरी अपने प्लास्टिक के बटुए में रख करके मैं बहुत खुश नज़र आ रहा था कि चलो आज मेरी सैलरी मिल गई है और मैं अपने माँ बाप को जा कर के पैसा अपने हाथों से दूंगा। मैं बहुत खुश था। जल्दीबाजी में अब मैं रोड पार करने लगा और तभी अचानक एक धमाका सा हुआ। ऐसा लगा कि मेरे सर पर हथौड़ा लगा हो और फिर मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। मैं पता नहीं किस अंधकार में डूबा हुआ था और जब मैं अपना होश में आया ना तो सही कहूँ ना कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। मेरा शरीर हवा की तरह उड़ रहा था। हाँ, मैं अपने माँ बाप को ध्यान कर रहा था कि मैं अपने माँ बाप को सैलरी देनी है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब आखिरकार कुछ दिनों के बाद मुझे एहसास हुआ कि अरे मैं तो मर चुका हूँ, मेरा शरीर घायल है और मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई है। ये सब कैसे हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस यही याद है कि मेरे सर पर एक धमाका सा हुआ था और उसके बाद मेरी चेतना डूब गई थी। मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो कहकर के नौजवान रोने लगा। मैं उसकी बात को समझ गया था कि वो ज़रूर इस खाली प्लॉट में जब ये फैक्ट्री नहीं बनी थी तब काफ़ी लोग झुग्गी लगा के रहते थे। शायद उन्हीं झुग्गी में अब इसका माँ बाप भी होंगे। लेकिन वो लोग रोड के दूसरी तरफ में अब आम का बगीचा पार करने के बाद एक खाली स्थान पर झुग्गी लगा के रहते थे। आज भी हैं लोग। मैं तो उसकी कहानी सुनकर के दहल चुका था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरे सामने में कोई आत्मा खड़ा है। बिल्कुल इंसान की तरह दिख रहा था। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि कोई आत्मा है, कोई प्रेत है। आप इंसान की तरह बात भी कर रहा। मैंने उसको पानी दिया तो पानी भी गड़ागड़ पी गया था। तो सही कहूँ ना, उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उसकी बात सुन करके। मुझे लगने लगा कि कहीं मैं नुकसान न उठा दूं। मुझे लगा कि इससे पीछा छुड़ाना ही अब मेरे लिए उचित होगा। तब मैं अब उसको कुछ जवाब नहीं दे रहा था। तब वो मुझसे कहने लगा कि दोस्त, आप यहीं पर काम करते हो ना। अब उसको जवाब देते नहीं बन रहा था। मैं पीछा छुड़ाने की कोशिश में था कि ये बला मेरे से दूर हो जाए, दूर हो जाए। तब मेरे नज़दीक होते जा रहा था। कहने लगा कि दोस्त, मुझे कुछ अनुमान नहीं लग रहा है। अगर आपको कुछ अनुमान है कि यहाँ पर वो लोग कहाँ रहते हैं तो आप मुझे बता दोगे। सही मायने में इतना मैं डरा हुआ था। अब मैं कहने लगा कि देखो दोस्त, मैं कल पता करूँगा। कल परसों तुम कभी आना, तब मैं याद करूँगा, लोगों से पता करूँगा कि आखिर वो लोग कहाँ हैं। अगर मैं शायद उस टाइम बताता ना तो शायद मेरे साथ में ना जाने क्या होता। मैं बहुत डर गया था उस टाइम में। उस प्रेत आत्मा को देख करके मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मेरे मुंह से अब कुछ निकल ना जाए उल्टा सीधा, इसलिए मैं अपने आप को एक तरह से पीछे हटा रहा था। अब वही किया। वो लड़का जो था निराश हुआ। अब फिर जिस जिस तरफ से आया था उसी तरफ वो चलता चला गया। कुछ दूर जाने के बाद जैसे हवा में गायब हो गया। मैंने बड़ा राहत की सांस लिया, लेकिन मन में एक बेचैनी सी भरी हुई थी। मन जो था ना एकदम बेचैनी से भरा हुआ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि उस लड़के को बता देना चाहिए कि उसके जो जानने वाले लोग हैं, परिवार हैं, अब आगे आम के बगीचे के उस तरफ में झुग्गी लगा के हैं। मुझे लगने लगा कि मुझे अब ये बात बोलना चाहिए था, लेकिन उस वक़्त मैं बहुत डरा हुआ था। डर की वजह से मैं ये सब बात उससे बोल नहीं पाया कि कहीं मैं उसको बताऊं तो कहेगा कि चल दिखा। कहीं रास्ते में मेरे साथ कुछ गलत कर देता तो मेरा क्या होता। इसी वजह से मैं डरा हुआ था। जैसे तैसे मेरी रात बीती। आज जब सुबह दिन निकला ना तब मुझे चैन आई। अब मेरा पार्टनर आ गया था और इसके बाद उससे भी मैं कुछ नहीं बोला। रात की बात जो हुआ था अपने दिमाग में था और अपने अंदर में रखा हुआ था, किसी को कुछ नहीं बताया।
मैं सबसे पहले रोड के किनारे चाय की दुकान पर गया। चाय पिया, मन को शांत किया। अब मैं सोचा कि चलो वो लोग झुग्गी लगा के जहाँ पर है ना, पता किया जाए कि ये जो लड़का बोल रहा है, जो रात को मिला था, इसकी बात सही है क्या? क्या इन्हीं परिवारों में से ये लड़का है क्या? आखिरकार मैं मन खड़ा करके अब मैं रोड पार किया, आम के बगीचा पार किया, और फिर मैं उस खाली स्थान पर पहुंच गया जहां पर वो लोग अब झुग्गी लगा के रहते थे। अब मजदूर वगैरह थे, अपने काम पर निकलने की कोशिश कर रहे थे और कई निकल भी रहे थे। अब मैं जब पहुंचा ना तो सब लोग समझने लगे कि कोई काम होगा। क्या बात है गार्ड साहब, कहीं काम है क्या? मैं कहने लगा नहीं भाई, अभी तो नहीं है, जब होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन वो लोग तो अब मुझसे चिपक ही गए थे। कहने लगे फिर आप आए कैसे यहाँ पर बिना काम के? मैं कहने लगा भाई कुछ पता करना था इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, आप लोग जाओ, मैं अपने आप ढूंढ लूँगा। मैं उनको टरकाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो लोग टरक भी गए। लेकिन उनमें से एक जो एजेंट बंदा था और वो मेरे पास में आके बैठ गया। कहने लगा गार्ड साहब, आप यहाँ कोई मकसद से आए होंगे, ज़रूर बताइए कोई काम है क्या? हम आपका काम कर देंगे तसल्ली से, फैक्ट्री का काम है। मैं बोलने का भाई काम नहीं है, मैं कुछ जानकारी लेने का आया था। अब वो रोड की तरफ में अब एक फैक्ट्री है ना जो नई नई बनी है। तब बोला हाँ हाँ मैं जानता हूँ, वहाँ पर हमने मजदूरी का भी। वो अधेड़ व्यक्ति जो था मजदूरी काम करता था, अब मैं कहूँ ना वो मेरे से चेप हो गया था। कहने लगा कि आप ज़रूर कोई काम लेकर आए हो और हमें छिपा रहे हो। अरे मैं अभी जवान हूँ, आप बहुत मेहनत कर सकता हूँ। मैं कहने लगा भाई मजदूरी का काम नहीं है, मैं कुछ जानकारी लेने के लिए आया हूँ। अब वहाँ जो खाली प्लॉट था फैक्ट्री से पहले, अब आप लोग की झुग्गी थी वहाँ पर। तब कहने लगा हाँ हाँ वो तो सेठ जी बड़े दिलदार हैं, जब हम लोग हटे थे तो उन्होंने काफ़ी पैसा दिया था। सब लोग बड़े मज़े में हैं, कोई दुख तकलीफ नहीं है, बाकी अपना काम भी कर रहे हैं। मैं कहने लगा कि एक लड़का था जो बाहर गांव गया था काम करने के लिए, क्या वो लौट आया? और तब वो लोग कहने लगे कि नहीं बाबू, वो लड़का लौट नहीं पाया, उसकी मौत हो गई है। अब मैं सुनकर के एकदम सन्न रह गया था कि आखिर इन लोगों को पता चल चुका था कि वो लड़का मर चुका एक्सीडेंट में। अब तो मैं क्या कहूँ, मेरा मन एकदम कांप गया था। फिर वो पूछने लगा कि उसके बारे में क्यों जानकारी लेना चाहते हो? तब मैंने कहा कि भाई अगर भूत प्रेत पर यकीन करते हो तो मेरी बात सुनना, और नहीं तो मत सुनना। तब वो कहने लगा क्या रे क्यों मजाक कर रहे हो, बताओ तो सही बाबू, बताओ तो सही। मैं रात वाली घटना बताने लगा, और जैसे जैसे बता रहा था ना, अब वो इंसान अधेड़ व्यक्ति, अब ऐसा लग रहा था उसका बदन काँप रहा है डर से। कहने लगा कि बाबू ये सही बात कह रहे हो। मैंने बोला कि हाँ, वो 3 दिन से हमारे फैक्ट्री के पास आ रहा है, इधर उधर ढूंढ रहा है। आखिरकार मैं उससे पूछ ही लिया। उसके सर पर अब एक तरह से पट्टी बंधी हुई है, उसमें से पीप निकल रहा, पस निकल रहा है, शरीर दुर्घटना से ग्रसित लग रहा है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि चल फिर कैसे रहा था। आखिरकार उसने अपना भेद बता दिया कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब तो वो जो मजदूर था ना कांप गया था। हाँ, कहने लगा बाबू अब जैसे भी एक्सीडेंट हुआ था हम लोग को पूरा पता चल गया था, माँ बाप भी गए थे, उसका अंतिम संस्कार भी कर दिए, सब कुछ हो चुका है, तब ये आत्मा कैसे बन गया? अब मैं क्या बताऊँ, कोई मैं पंडित ना कोई ज्ञानी। अब मैं जो था सच्चाई उसको बता भी दिया। वो मजदूर उसके माँ बाप के पास ले गया उसकी झोपड़ी में, और तब मैंने देखा कि बाकी में वो लोग खुशहाल थे, खाने पीने का कोई सामान की कमी नहीं था, फल फ्रूट में मैं देख रहा था, मतलब उनकी ज़िंदगी मज़े में गुजर रही थी। जो हमारे सेठ ने पैसा दिया था और उससे उनकी ज़िंदगी सही ढंग से कट रही थी। जब मैंने वही बात अब उनको बताया माँ बाप को कि आपका लड़का रात को फैक्ट्री के पास आकर के आप लोग ढूंढ रहा है, हाँ, तब उन लोगों के आंखों में आंसू आने लगा था। हाँ, कहने लगे हम लोग तो उसका जो भी काम किया था सही ढंग से करवा भी दिया, तब वो आत्मा क्यों बन गया, भूत प्रेत क्यों बन गया? उनके आंखों में से आंसू निकलने लगे थे। मैंने बताया कि भाई इसके बारे में मैं जानकारी नहीं दे पाऊँगा। मेरा मन जो था ना अब हल्का हो चुका था, जो मुझे जानकारी लेनी थी ले चुका था, जो मुझे बताना था मैं बता चुका था।
और इसके बाद मैं अपने घर चला गया था। रात को जब ड्यूटी आया तो मुझे अंदेशा था कि वो लड़का फिर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद वो लड़का कभी हमारी फैक्ट्री के पास दिखा तक नहीं। शायद उसको अब सब कुछ पता चल चुका था कि शायद वो कहीं मेरे पीछे पीछे तो नहीं गया था। मुझे पक्का यकीन था कि वो लड़का मेरे पीछे पीछे उन झुग्गियों तक पहुंच चुका था, और तभी तो दोबारा हमारे गेट के सामने नज़र नहीं आया। मेरा मन जो था ना, बिल्कुल हल्का हो चुका था। मेरे मन में जो कुछ बेचैनी उठ रही थी सब कुछ शांत हो गई थी। अब मैं जब पहले दिन वहाँ पर रात में गया था ना, ये सब जब करने के बाद में, तो मैं बहुत डरा हुआ था कि वो ज़रूर आएगा, लेकिन वो उसके बाद कभी दिखा नहीं। अब मैं झुग्गियों में कभी नहीं गया। हाँ, कुछ दिनों के बाद मेरी दूसरी जॉब लग गई थी, अब फिर मैं दूसरे शहर निकल गया था। लेकिन आज भी वो घटना मेरे जहन में बिल्कुल ताज़ा है। उसका वो घायल हुआ शरीर, उसके जो सर पर चोट था उसमें पट्टी साफ बंधी हुई दिख रही थी, और उसमें से पस चेहरे पर टपक रहा था, टप टप गिर रहा था। बदबू आ रही थी, जैसे उसका शरीर सड़ रहा है, बदबू उसमें से निकल रही है। आज भी मेरे जहन में बिल्कुल याद है। और उसका मुझे अब चेहरा भूलता नहीं है। वो अपने माँ बाप के तलाश में अब एक तरह से भटक रहा था। शायद वो भटकते भटकते इस जगह पर आ गया था जहाँ उसकी झुग्गी थी, जहाँ उसके माँ बाप रहा करते थे, और जहाँ से वो दूसरे शहर में काम पे गया था। मरने के बाद जैसे वो बता रहा था कि मेरे सर पर चोट लगी थी, इसके बाद मुझे ध्यान नहीं था। आखिरकार वो अपनी जगह पर आ चुका था, लेकिन अब वो जगह थी नहीं, फैक्ट्री बन चुकी थी। तब उसको संदेह होने लगा कि मैं गलत जगह पर नहीं आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना, सुरेंद्र जी की भेजी हुई। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये चैनल भी आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। फिर हम कल की रात मिलते हैं इसी चैनल पर एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।